अर्जुन का दोस्त कपिल गायब हो चुका था और आहान बड़ा घबरा रहा था। उसने उसको बुला लिया था। अब क्या होगा आगे, जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी द साइलेंट मिलीनियर के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। आहान की बात सुनने के बाद अर्जुन को कपड़े बदलने या आराम करने का कोई होश नहीं था। वो उसी शर्ट और जीन्स में तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे हॉल में आ गया। उसने घर पर किसी को नहीं जगाया। वो घर पर किसी को परेशान नहीं करना चाहता था। उसको पता था कि अगर किसी को भी पता चला तो मीरा तक बात पहुंच जाएगी और वो बिना वजह की टेंशन लेगी। इसलिए अर्जुन चुपचाप तेज कदमों के बिला के पोर्च में पहुंचा। उसने बिना अपनी आवाज की फरारी को कमांड देकर कहा, सिस्टम ऑन अनलॉक। गाड़ी के बटरफ्लाई दरवाजे खुले और अर्जुन ड्राइविंग सीट पर कूदा। उसने सीट बेल्ट लगाई और पुश स्टार्ट बटन दबा दिया। व्रूम। रात के 2:40 हो गए थे। वो शांत वीआईपी सोसाइटी में फरारी की V8 इंजन की दहाड़ किसी शेर की गर्जना की तरह गूंज गई थी। अर्जुन ने एक्सीलेटर पर अपना भारी पैर रखा और लाल रंग की वो सुपर कार एक गोली की तरह विला के गेट से बाहर निकली और मुंबई के सुनसान सड़कों को चीर कर हॉस्टल की तरफ दौड़ पड़ी। जहां आम गाड़ियों को विला में पहुंच हॉस्टल में पहुंचने में 30 से 40 मिनट लगते, अर्जुन की फरारी ने मुंबई के उस खाली स्ट्रेच को चीरकर महज 10 मिनट में वो दूरी तय कर ली। गाड़ी के टायरों ने हॉस्टल के मेन गेट के बाहर एक तेज चीख के साथ ब्रेक मारे। धूल उड़ी और अर्जुन झटके से गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। उसने देखा कि हॉस्टल के लोहे के गेट के बाहर अंधेरे में एक स्ट्रीट लाइट नीचे अहान और समीर खड़े थे। दोनों की हालात बहुत खराब थी। समीर लगातार सिगरेट पी रहा था और वो अमूनन नहीं पीता था। अहान पागलों की तरह अपने बालों में हाथ फेर कर टहल रहा था। अर्जुन को देखते ही दोनों दौड़कर उसके पास आए। अहान ने अर्जुन के कंधे पर हाथ पकड़कर कहा, भाई। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। तभी अर्जुन ने उन दोनों को शांत करके कहा, मैं आ गया हूं ना, अब सब ठीक हो जाएगा। तुम दोनों रिलैक्स हो जाओ और अब मुझे तसल्ली से डिटेल में बताओ कि क्या बात है। कपिल कब से गायब है और कैसे हो गया। उसकी बात सुनते ही समीर ने अपनी सिगरेट जमीन पर फेंक कर उसे जूतों से कुचला और एक गहरी सांस लेकर बोला, भाई, कल जब हम सब कॉलेज में थे तब तक सब ठीक था। लेकिन कल दोपहर की आखिरी क्लास के बाद कपिल ने अचानक कहा कि उसे कोई बहुत जरूरी काम है। उसने कहा कि थोड़ी देर में वापस हॉस्टल आ जाएगा। ये कहकर वो चुप हो गया। इसके बाद आहान ने आगे बताकर कहा, हमें लगा शायद किसी दोस्त से मिलने जा रहा होगा या नोट्स लेने। लेकिन जब रात के 9 बज गए और वो नहीं आया तो मैंने उसे कॉल किया। उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। हमने सोचा कि शायद कहीं फंस गया होगा या बैटरी डेड हो गई होगी। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने हल्की सी झिझकी देकर पूछा, तो तुमने मुझे कल रात क्यों नहीं बताया। तब यहान ने आगे से सफाई देकर कहा, क्योंकि भाई कपिल अक्सर रात को लेट आता था। हमें लगा वो वापस आ ही जाएगा, लेकिन जब आज सुबह वो अपने बिस्तर पर नहीं था तो हमारी घबराहट बढ़ गई। आज मैंने पूरा दिन उसे ढूंढा। कैंटीन, लाइब्रेरी, जिम, मरीन ड्राइव, मुंबई की हर वो जगह छान मारी जहां वो जा सकता था। मैंने उसके सारे पुराने दोस्तों को कॉल किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला अर्जुन, कहीं भी नहीं। उसकी यह बात सुनकर अर्जुन ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेर कर स्थिति को समझने की कोशिश की और थोड़ा सोचकर पूछा, क्या तुमने उसके घर कॉल किया। शायद गांव में कोई इमरजेंसी हो गई हो और वो बिना बताए निकल गया हो। वहां ने तुरंत उसकी बात का जवाब देकर कहा, मैंने किया था भाई। मैंने उसकी छोटी बहन तनिष्का को कॉल किया था। तनिष्का ने बताया कि वो घर पर भी नहीं पहुंचा। और सबसे डरावनी बात तो ये है अर्जुन, कि तनिष्का रो रही थी। उसने बताया कि कपिल की पिछले एक हफ्ते से अपने घर वालों से ठीक से बात तक नहीं हुई थी। आहान की आवाज और बहुत ज्यादा भर्रा गई। उसकी यह बात सुनकर अर्जुन चौंक गया। उसने हैरान होकर कहा, एक हफ्ते से? लेकिन वो तो रोज अपनी माँ से बात करता था। तभी समीर ने एक और खुलासा करके कहा, हाँ भाई, एक और बात है जिस पर हमने पहले से ध्यान नहीं दिया। पिछले कुछ दिनों से कपिल का बिहेवियर कुछ अजीब हो गया था। उसका फोन अक्सर घंटों तक बिजी आता रहता था। जब हम पूछते कि किससे बात कर रहा है तो वो बहाने बनाकर टाल देता। वो कई बार रात रात भर हॉस्टल से गायब भी रहता था। वो किसी गहरी टेंशन में था भाई, लेकिन उसने हमसे कुछ शेयर नहीं किया। अर्जुन का दिमाग अब एक जासूस की तरह काम करने लगा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि कपिल जैसा सीधा साधा मस्त मौला लड़का अचानक ऐसे रहस्यमय तरीके से बर्ताव क्यों करने लगा था। तभी आहान ने अर्जुन के करीब आकर एक बहुत ही गहरी और दबी हुई आवाज में कहा, अर्जुन, मुझे तो किसी लड़की वड़की का चक्कर लग रहा है। ये सहमति में अर्जुन ने ज्यादा हैरान होकर पूछा, लड़की? कपिल और लड़की?
वो तो लड़कियों से बात करने में भी शर्माता है। तभी अहान ने अपनी याददाश्त पर जोर डालकर कहा, तुझे याद है भाई? तुझे पता है ना वो उसके गाँव की लड़की थी। क्या नाम था उसका? हाँ, निहारिका। कपिल अक्सर उसके लिए ज़िक्र करता था ना। वो उसे बहुत पसंद करता था, लेकिन कभी बोल नहीं पाया था। मुझे याद है परसों रात मैंने गलती से कपिल के फ़ोन की स्क्रीन देख ली थी। उसी पर उसी निहारिका का कोई मैसेज आया हुआ था और कपिल बहुत घबराया हुआ लग रहा था। कहीं कहीं उस निहारिका के चक्कर में तो कपिल के साथ कुछ बुरा नहीं हो गया? निहारिका, ये नाम सुनते ही अर्जुन के दिमाग की घंटियां बज गई। अगर यह मामला सिंघानिया देशमुख का नहीं था, तो इसका मतलब कपिल अपनी ही किसी बहुत बड़ी पर्सनल मुसीबत में फंस चुका था, और मुसीबत अब वो उसकी जान पर बन आई थी। अर्जुन ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। उसने अपने अंदर की घबराहट को शांत किया और उसे पता था कि अंदर वो पैनिक करेगा, वो दोनों भी टूट जाएंगे, तो उसे भी एक रक्षक की भूमिका निभानी थी। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और बहुत दृढ़ता और खौफनाक शांति के साथ उन दोनों की आंखों में देखकर कहा, अरे तुम लोग चिंता मत करो यार। अगर वो मुंबई के किसी भी कोने में भी है, तो भी हम उसे आज रात ढूंढ निकालेंगे। कपिल हमारा भाई है और हमारे भाई को हाथ लगाने वाले को इस शहर से मैं मिटा दूंगा। इसके बाद अर्जुन ने फरारी के दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा, गाड़ी में बैठो जल्दी, हम अभी उसको ढूंढने के लिए जा रहे हैं। तभी आगे से समीर ने उस 7 करोड़ की फरारी को देखकर घबरा कर कहा, भाई, इस गाड़ी में? ये तो बहुत फ्लैशी है। अगर हमें कपिल को किसी स्लम एरिया या संकरी गली में ढूंढना पड़ा, तो ये गाड़ी वहां नहीं जा पाएगी। अर्जुन को भी समीर की बात सही लगी। मुंबई की अंधेरी और पुरानी बस्तियों में ऐसी महंगी सुपरकार ले जाना बेवकूफी थी। इसलिए अर्जुन ने अपनी फरारी को अनलॉक कर दिया और कहा, ठीक है अहान, तेरी बाइक कहाँ है? अहान ने अपनी रॉयल एनफील्ड बुलेट की चाबी निकाल कर कहा, यही खड़ी है भाई। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने तुरंत एक प्लान बनाकर कहा, तू बाइक चलाएगा, मैं तेरे पीछे बैठूंगा, और समीर, तू अपनी गाड़ी ले ले, दूसरी बाइक से हमारे पीछे आ। हमें अलग अलग एरिया कवर करने होंगे। आगे से समीर ने भी हाथ में सिर हिला दिया और दूसरी बाइक उठा ली। रात के 3 बज चुके थे। मुंबई जिसे कहा जाता कि वो शहर कभी नहीं सोता, वो भी इस वक्त एक डरावनी खामोशी की चादर ओढ़े हुए था। सड़कों पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी और दूर दराज से आती कुत्तों के भौंकने की आवाजें थी। आहान ने बुलेट स्टार्ट की। अर्जुन उसके पीछे बैठा। उनकी तलाश शुरू हो गई। सबसे पहले उन्होंने उन तमाम चाय की टपरियां और लोकल ढाबों की खाक छानी, जहां कपिल अक्सर रात को अपनी भूख मिटाने या सिगरेट पीने आता था। अंधेरी स्टेशन के बाहर वाली वो मशहूर चाय की दुकान, बांद्रा की वो गली जहां कपिल अपने असाइनमेंट की फोटोकॉपी करवाने आता था। अर्जुन और आहान हर जगह गए। उन्होंने रात भर जागने वाले चौकीदार, रिक्शा वालों और पान वालों से पूछताछ की। अर्जुन अपने फोन में कपिल की फोटो दिखाकर हर किसी से पूछ रहा था, भैया आपने इस लड़के को देखा क्या? लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिलता, नहीं साहब, आज तो नहीं देखा। समय रेत की तरह पिघलता जा रहा था। रात के 4 बज गए। समीर ने भी फोन करके बताया कि उसने दादर और सांता क्रूज पर पूरा इलाका छान मारा, लेकिन कपिल का कोई सुराग नहीं मिला। तब यहाँ ने बाइक चलाकर तेज हवा में बीच चिल्लाकर अर्जुन से कहा, भाई, वो निहारिका मुझे याद आया। कपिल ने एक बार बताया था कि निहारिका भी मुंबई में ही पढ़ती है। वो शायद मलाड के किसी पीजी में रहती है। क्या हमें वहां जाकर देखना चाहिए? आगे से अर्जुन ने पूछा, लोकेशन पता है तुझे? आहान ने तुरंत जवाब देकर कहा, एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन उस इलाके का नाम पता है। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने ऑर्डर देकर कहा, तो चल सीधा मलाड में ले ले। इसी के साथ बुलेट ने अपनी दिशा बदली और मलाड के उन पुराने और रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ गया। मलाड का वो इलाका बहुत ही संकरा और पुराना था। वहाँ छोटे छोटे कमरे और जिन्हें स्टूडेंट्स को पीजी के रूप में किराए पर दिया जाता था। सुबह के 4:30 हो चुके थे जब वो लोग उस इलाके में पहुंचे। सब कुछ बंद था। अहान ने बाइक एक किनारे खड़ी कर दी। अहान ने निराश होकर कहा, अब कहाँ ढूंढे भाई, यहाँ तो सैकड़ों पीजी है। अर्जुन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। तभी उस गली के नुक्कड़ पर एक 24 घंटे खुला रहने वाला छोटा सा मेडिकल स्टोर दिखाई दिया। वहां एक बूढ़ा सा आदमी बैठा ऊँग रहा था। अर्जुन तुरंत उस मेडिकल स्टोर पर गया। उसने बहुत ही इज्जत से उस बूढ़े को जगा कर कहा, काका। बूढ़े ने अपनी आंखें मल कर पूछा, हाँ बेटा, क्या चाहिए? अर्जुन ने अपने फोन में कपिल की तस्वीर निकाली और उस बूढ़े के सामने करके कहा, काका, कल आपने इस लड़के को कल शाम या रात को इस इलाके में देखा क्या? ये हमारा भाई है और कल से गायब है काका। बूढ़े ने अपनी ऐनक को नाक पर टिकाया और तस्वीर को ध्यान से देखा। कुछ सेकंड वो चुप रहा और फिर उसकी आंखों की अजीब सी चमक और खौफ आ गया।
बूढ़े ने कांपती हुई उंगली से तस्वीर की तरफ इशारा करके कहा, हाँ बेटा, मुझे याद है ये लड़का। वो कल शाम को करीब 7 बजे यहाँ आया था। उस काका की बात सुनकर अर्जुन और हान दोनों के दिल में जोर से धड़कन उठी। उन्होंने एक्साइट होकर कहा, क्या आपको पक्का याद है ना काका? वो यही था। आगे से बूढ़े ने जवाब देकर कहा, हाँ बेटा, बिल्कुल पक्का। वो लड़का बहुत घबराया हुआ था। उसे पसीना आ रहा था। उसने मेरी दुकान से फर्स्ट एड किट, कुछ बैंडेज और एक पेन किलर का पत्ता खरीदा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बड़ी मुसीबत में हो या किसी घायल इंसान की मदद करने जा रहा हो। उसकी बात सुनकर अर्जुन की सांसें अटक गई। बैंडेज, पेन किलर का नाम सुनते ही अर्जुन समझ गया कि इसका मतलब कपिल किसी लड़ाई या हादसे का शिकार हुआ था, या फिर निहारी का। इसलिए अर्जुन ने तुरंत पूछा, काका, क्या क्या आपको पता है कि वो किस तरफ गया था? बूढ़े ने एक अंधेरी गली की तरफ इशारा किया और आगे जाकर एक बंद पड़े और खंडर हो चुकी कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ इशारा कर दिया। उसने अर्जुन की बात का जवाब देकर कहा, वो लड़का इस गली के अंदर भागता हुआ गया था। मैंने उसे आवाज दी थी कि इलाका सेफ नहीं है। वहां अक्सर गुंडे और उनका जुआमड़ा रहता है। लेकिन वो किसी की सुन नहीं रहा था। उसके बाद मैंने उसे लौटते भी नहीं देखा। उनकी बात सुनकर अर्जुन ने धीरे से कहा, थैंक यू काका, थैंक यू। इसके बाद उसने आहान की तरफ देखकर उसको ऑर्डर देकर कहा, आहान, समीर को लोकेशन भेज दे। उसे कहे कि वो जल्दी यहाँ पहुंचे। हमें उस गली के अंदर जाना होगा। रात के 5 बज चुके थे। आसमान में अभी भी अंधेरा था, लेकिन सुबह की हल्की सी नीली रोशनी फैलने लगी थी। अर्जुन और आहान अपने मोबाइल्स की टॉर्च ऑन करके उस खौफनाक और संकरी गली के अंदर दाखिल हुए। गली में हर तरफ कूड़ा, टूटी हुई शराब की बोतल, सड़न की बदबू थी। गली के अंत में एक बहुत बड़ी आधी बनी हुई, कई सालों से बंद पड़ी बिल्डिंग की साइट थी। वो बड़ी बड़ी क्रेन, लोहे के सरिये और सीमेंट की बोरियां बिखरी पड़ी थी। वो जगह किसी हॉरर फिल्म के सेट जैसी लग रही थी। हाँ ने जोर से आवाज देकर कहा, कपिल, कपिल, तू यहाँ है क्या? उस आवाज की खाली बिल्डिंग में उसकी आवाज गूंज गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वहीं अर्जुन की आंखों में किसी बाज की तरह जमीन का चप्पा चप्पा स्कैन कर रही थी। वो लोग बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में दाखिल हो गए। तभी अर्जुन ने फोन की रोशनी जमीन पर पड़ी एक चीज से जाकर टकराई। अर्जुन झटके से वहीं रुका। आहान ने पीछे से पूछा, क्या हुआ भाई? ये कहकर अर्जुन नीचे झुका। उसने अपनी उंगलियों से जमीन पर पड़ी उस चीज को छुआ। ये ताजे खून की कुछ बूंदें थी, जो सीमेंट के फर्श पर गिरी हुई थी। और खून की उन बूंदों के ठीक पास एक छोटा सा टूटा हुआ कांच का ब्रेसलेट पड़ा था। अर्जुन ने वो ब्रेसलेट उठाया। तभी आहान ने उसे देखते ही पहचान लिया। उसने अर्जुन को उसके बारे में बताकर कहा, भाई, भाई, ये तो वही ब्रेसलेट है जो कपिल ने पिछले महीना एक्स्ट्रा काम करके खरीदा था। उसने कहा था कि ये ब्रेसलेट वो निहारिका को उसके बर्थडे पर गिफ्ट करेगा। अगर ये ब्रेसलेट यहाँ है, तो इसका मतलब है कि कपिल यही था। और ये खून। आहान की आवाज डर के मारे कांपने लगी। वहीं उसकी आवाज सुनकर अर्जुन का जबड़ा कस गया। उसके माथे की नसें तन गई। अब उसे यकीन हो गया था कि ये कोई मामूली लड़की का चक्कर नहीं है। कपिल और निहारिका किसी बहुत बड़े खतरनाक जाल में फंस चुके हैं। अर्जुन ने उस खून के निशान का पीछा करना शुरू कर दिया। खून के वो निशान बिल्डिंग के अंदर एक बेसमेंट की तरफ जाने वाली सीढ़ियों तक जा रहे थे, और फिर वहां जाकर अचानक गायब हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कपिल को वहां से घसीट कर गाड़ी में डाल दिया हो। ये देखकर अर्जुन ने अपनी मुट्ठी भींचकर कहा, वो उसे ले गया हन। उसकी आवाज में एक ऐसा भयंकर और खौफनाक ठहराव था जो किसी भी तूफान से ज्यादा डरावना था। वहीं उसकी बात सुनकर आहान रोने लगा। उसने सिसक कर कहा, कौन ले गए भाई? कपिल का क्या होगा? क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए? आगे से अर्जुन ने सीधा खड़ा होकर कहा, पुलिस तो कुछ भी नहीं कर पाएगी अहन। जिस सफाई से उन्होंने खून के निशान मिटाए हैं, कपिल को गायब किया है, ये किसी प्रोफेशनल गैंग का काम है। तभी समीर भी वहां भागता हुआ पहुंच गया। उसने पूरी बात सुनी तो उसके भी पसीने छूट गए। सुबह के 6 बज चुके थे। सूरज की पहली किरण ने मुंबई के आसमान को चीरना शुरू कर दिया था। लेकिन अर्जुन, आहान और समीर के लिए ये सुबह कोई रोशनी लेकर नहीं आई थी, बल्कि एक बहुत गहरा, डरावना अंधेरा लेकर आई थी। वो तीनों उस कंस्ट्रक्शन साइट के बाहर एक टूटी हुई दीवार पर आकर बैठ गए। पूरी रात की भागदौड़, घबराहट और इस खून के निशान को देखने के बाद आहान और समीर पूरी तरह टूट चुके थे। दोनों के सिर पर वो हाथ रखकर रो रहे थे। समीर ने सिसक कर कहा, हम हार गए भाई।
हम अपने भाई को नहीं बचा पाए। पता नहीं वो दरिंदे उसके साथ क्या कर रहे होंगे। लेकिन अर्जुन नहीं रो रहा था। उसकी आंखों में उगते हुए सूरज को देखने लगी। उसके अंदर का वो आम कॉलेज स्टूडेंट वाला अर्जुन आज इस सुबह के साथ हमेशा के लिए दफन हो चुका था। अर्जुन ने मन ही मन में सोचा, मुझे लगा था कि मैं अपनी पहचान छुपाकर अपने दोस्तों के साथ एक आम जिंदगी जी सकता हूँ, लेकिन इस शहर के कीड़े मुझे शांति से जीने नहीं देंगे। उन्होंने मेरे प्यार पर वार किया और अब उन्होंने मेरे दोस्तों पर वार किया। अर्जुन अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसका पूरा व्यक्तित्व बदल चुका था। वो अब 22 साल का लड़का नहीं, बल्कि अग्निहोत्री एम्पायर का वो खूंखार और अजय वारिस लग रहा था, जिसके एक इशारे पर मौत भी अपना रास्ता बदल लेती है। उसने कड़क आवाज में अहान और समीर की तरफ देखकर कहा, अहान, समीर, रोना बंद करो। अर्जुन ने एक ऐसी कड़क और आदेशात्मक आवाज में कहा कि दोनों दोस्त झटके से चुप हो गए। इसके बाद अर्जुन ने अपना फोन निकाला। उसने अब वो कदम उठाने का फैसला कर लिया था जिससे वो अब तक टालता जा रहा था। उसने जगदीश का नंबर डायल किया। पहले ही घंटे में फोन उठ गया। दूसरी तरफ से जगदीश की आवाज आई, जी सर, गुड मॉर्निंग। इधर से अर्जुन ने बहुत ही ठंडे और खौफनाक आवाज में कहा, गुड मॉर्निंग जगदीश जी। मुझे मेरी पूरी शैडो आर्मी और इंटेलिजेंस नेटवर्क इसी वक्त एक्टिव चाहिए। मुंबई के अंडरवर्ल्ड का कोना कोना छान मारो। पुलिस कमिश्नर से लेकर शहर के सबसे बड़े गुंडे तक सबके फोन टैप करो। मुंबई के हर टोल नाके की सीसीटीवी फुटेज चेक करो। तभी दूसरी तरफ से जगदीश भी अर्जुन के इस रौद्र रूप को सुनकर सन रह गए। उन्होंने तुरंत रिएक्ट करके कहा, क्या क्या हुआ सर? किस चीज की तलाश करनी है? इधर से अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, मेरा भाई गायब है जगदीश जी। कपिल और वो मुझे जिंदा चाहिए। मुझे नहीं पता वो निहारिका कौन है या इसके पीछे कौन से गैंग का हिस्सा है, लेकिन अगर आज शाम तक मुझे कपिल सही सलामत नहीं मिला तो मैं पूरे मुंबई के अंडरवर्ल्ड में आग लगा दूंगा। मैं इस शहर को शमशान बना दूंगा। फाइंड हिम। ये कहकर अर्जुन ने फोन काट दिया। आहान और समीर फटी हुई आंखों से अर्जुन को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन किससे बात कर रहा है। शैडो आर्मी, इंटेलिजेंस नेटवर्क और पुलिस कमिश्नर, ये सभी का नाम सुनकर उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अर्जुन क्या करने वाला है। हालांकि अर्जुन को उसकी पहचान कुछ हद तक मालूम थी कि, और वो भी नहीं जानता था कि अर्जुन अग्निहोत्री परिवार का यह वारिस है। लेकिन अहान तो पूरी तरह से हैरान था। उसने कांप कर पूछा, तू तू भाई भाई क्या कह रहा है? तू असल में है कौन अर्जुन? उसकी बात सुनकर अर्जुन ने उन दोनों की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो दुनिया जला सकती थी। उसने बहुत ही ठंडे लेकिन एक खौफनाक कॉन्फिडेंस भरे स्वर में कहा, मैं वो हूँ जो कपिल को वापस लेकर आएगा। यहाँ अब हमारा और रुकना बेकार है। चल हम लोग वापस हॉस्टल चलते हैं। वहां जाकर हम आगे की सोचना है कि क्या करना है, किस दिशा में बढ़ना है। अर्जुन की आवाज में एक ऐसा जादुई ठहराव और कमांड थी कि अहान और समीर बिना कोई सवाल किए खड़े हो गए। उन्हें नहीं पता था कि अर्जुन कैसे कपिल को ढूंढेगा, लेकिन उन्हें अपने इस दोस्त पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा था। वे तीनों उस वीरान बिल्डिंग से बाहर निकले। अहान ने अपनी बुलेट स्टार्ट की और अर्जुन उसके पीछे बैठा। समीर अपनी बाइक पर उसके पीछे पीछे चल दिया। मुंबई की सड़कों पर सुबह का ट्रैफिक धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया था, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कपिल का चेहरा घूम रहा था। अगले 30 मिनट में वो लोग मुंबई यूनिवर्सिटी के हॉस्टल पहुंच चुके थे। हॉस्टल की सीढ़ियां चढ़कर उनके कदमों में एक भारीपन था। वो अपने रूम की तरफ जा ही रहे थे, तभी ट्रिंग ट्रिंग अर्जुन की पैंट में जबा फोन तेजी से बजने लगा। अर्जुन ने अपना तुरंत फोन निकाला। स्क्रीन पर जगदीश का नाम फ्लैश हो रहा था। अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने बिना एक सेकंड गवाए फोन उठाया और तुरंत कान के लगाकर कहा, जी जगदीश जी, बताइए क्या हुआ है? कुछ पता चला? मेरी शैडो आर्मी को कुछ सुराग मिला? दूसरी तरफ से जगदीश की आवाज बहुत ही गंभीर और प्रोफेशनल थी। जगदीश ने उनकी बात का जवाब देकर कहा, सर, आपके ऑर्डर के बाद मैंने हमारे पूरे इंटेलिजेंस नेटवर्क और अंडरवर्ल्ड के खबरियों को एक्टिवेट कर दिया था। हमने मुंबई के हर बड़े और छोटे गैंग के ठिकानों पर अपनी पहुंच बनाई। पुलिस के रडार चेक किए, लेकिन हमें कपिल के बारे में वहां कुछ नहीं पता चला। उसकी बात सुनकर अर्जुन के माथे की लकीरें गहरी हो गई। उसने चिंतित स्वर में पूछा, तो फिर वो खून के निशान, वो किडनैपिंग? जगदीश ने बात को आगे बढ़ाकर कहा, सर,
सुनिए, ये काम मुंबई के किसी लोकल गैंग का नहीं है। ये कोई बाहर के गुंडे हैं। मैंने इस शक के आधार पर सूर्यकांत सिंघानिया और प्रताप देशमुख के नेटवर्क की भी पूरी रिपोर्ट निकाली है। लेकिन यकीन मानिए सर, ये उन दोनों परिवार का भी काम नहीं है। कल रात सिंघानिया और देशमुख दोनों ही अपनी अपनी मीटिंग्स में बिजी थे और उनका कपिल से कोई लेना देना भी नहीं है। उसकी बात सुनकर अर्जुन से रहा नहीं गया। उसने गुस्से में कहा, तो फिर ये आखिर कपिल गया कहाँ? अर्जुन की आवाज में हल्की सी झुंझलाहट आ गई। दूसरी तरफ से जगदीश ने थोड़ा हिचकिचाकर और हड़बड़ा कर कहा, सर, मुझे एक बात पता चली है। मुझे लगता है कि आपको तुरंत पता होनी चाहिए। उसकी ये बात सुनकर अर्जुन वहीं कॉरिडोर में रुक गया। आहान और समीर भी उसके चेहरे के भाव पड़ने लगे। तभी अर्जुन ने चिंतित होकर पूछा, क्या बात है जगदीश जी? पहेलियां मत बुझाइए, जल्दी बताइए। दूसरी तरफ से जगदीश ने एक गहरी सांस ली, पूरी रिपोर्ट देना शुरू करके कहा, सर, हमारी टीम ने उस मलाड वाले इलाके के सीसीटीवी कैमरे हैक किए थे। हमें पता चला है कि कल शाम को कपिल अपने ही गांव की एक लड़की के साथ था। वो दोनों उस कंस्ट्रक्शन साइट के पास एक सुनसान जगह पर मिले थे। तभी अचानक दो गाड़ियों में गुंडे आए। वो कोई सुपारी किलर नहीं थे, बल्कि वो उस लड़की के घर वाले थे। उन लोगों ने उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया था। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने आंखें सिकोड़ कर कहा, लड़की के घर वाले? उसे तुरंत आहान की बात याद आ गई, निहारी का। तभी जगदीश ने आगे बढ़कर कहा, जी सर, वो लोग उस लड़की को जबरदस्ती घसीट कर वापस अपने साथ लेकर जाने लगे। हमारे खबरी ने बताया कि वो लोग उस लड़की की जबरदस्ती किसी बड़े आदमी से शादी करवाना चाहते हैं। कपिल ने उस लड़की को बचाने के लिए बहुत कोशिश की। उसने उन गुंडों से हाथापाई भी की, लेकिन वो अकेले इतने लोगों से नहीं लड़ पाया। उन्होंने कपिल को बुरी तरह पीटा और उसे भी अपनी गाड़ी में डालकर ले गए। इसलिए सर, मुझे पूरा यकीन है कि कपिल के गायब होने के पीछे उस लड़की के घर वालों का ही हाथ है। उसकी बात सुनते ही अर्जुन के दिमाग में सारे तार जुड़ गए। तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी थी। यह कोई अंडरवर्ल्ड की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये गांव की छोटी इज्जत, खा पंचायत जैसी सोच और एक सच्चे प्यार की लड़ाई थी। कपिल अपनी उस निहारिका को बचाने के चक्कर में मौत के मुंह में जा गिरा था। और अर्जुन ने एक ठंडी सांस ली, खतरनाक सांस छोड़कर बोला, मैं सब समझ गया जगदीश जी। आप अपनी टीम को स्टैंड बाय पर रखिए। मैं आपको अगली लोकेशन जल्द ही भेजता हूँ। ये कहकर अर्जुन ने फोन काट दिया। अर्जुन ने फोन जेब में डाला, आहन और समीर की तरफ मुड़कर देखा। दोनों दोस्त बेसब्री से उसी की तरफ देख रहे थे। तभी आहन ने घबरा कर कहा, क्या हुआ अर्जुन? किसका फोन था? कपिल के बारे में कुछ पता चला क्या? आहन ने एक ही सांस में कई सवाल पूछ लिए। आगे से अर्जुन ने बहुत ही गंभीरता से उन दोनों की आंखों में देखा और कहा, आहन, समीर, तुम्हारा शक बिल्कुल सही था। ये पूरा मामला उसी निहारिका का है। कल शाम को कपिल उससे मिलने गया था और निहारिका के घर वालों ने उन दोनों को पकड़ लिया। वो लोग कपिल को अपने साथ उठा कर ले गए। उसके बात सुनकर समीर के मुंह से चीख निकल गई। उसने चिल्लाकर कहा, क्या? क्या उन गवारों की इतनी हिम्मत कि हमारे भाई पर हाथ उठाए? समीर का गुस्सा सातवें आसमान पर था। तभी अर्जुन ने एक लीडर की तरह उन्हें समझा कर कहा, हमें अभी गुस्सा करने के बजाय दिमाग से काम लेना होगा। हमें तुरंत कपिल के गांव उसके घर जाना पड़ेगा। हमें उसके परिवार से उस निहारिका और उसके घर वालों के बारे में पूरी जानकारी निकालनी होगी। तभी हम जान पाएंगे कि वो लोग कपिल को कहाँ लेकर गए हैं। उसकी बात सुनकर आहान के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। आहान ने घबरा कर कहा, लेकिन भाई, अगर हम इस तरह अचानक सुबह सुबह कपिल के गांव पहुंच गए तो उसके मम्मी पापा बहुत परेशान हो जाएंगे। वो सोचेंगे कि कपिल कहाँ है। और अगर उन्हें जरा भी भनक लग गई कि कपिल किडनैप हो गया है तो उसके माता पिता तो जीते जी मर जाएंगे भाई। आगे से अर्जुन ने आहान के कंधे पर हाथ रखा। उसे तसल्ली देकर जवाब में बोला, तुम इस बात की चिंता बिल्कुल मत करो आहान। हम उन्हें सच नहीं बताएंगे। हम उनसे बोल देंगे कि हम लोग किसी काम से यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा कि उससे मिलते चले। तनिष्का, कपिल की छोटे बहन हमारी भी तो छोटी बहन जैसी ही है ना। हम कहेंगे कि हम सिर्फ उससे मिलने आ गए हैं। और हाँ, खाली हाथ जाना ठीक नहीं होगा। हम तनिष्का और अंकल आंटी के लिए कुछ अच्छे गिफ्ट्स लेकर जाएंगे ताकि उन्हें कोई शक न हो। आहान और समीर को अर्जुन का यह प्लान बिल्कुल सही लगा। इसलिए समीर ने जल्दी से कहा, ठीक है भाई, तो फिर निकलते हैं। लेकिन एक छोटी दिक्कत थी। अर्जुन की फरारी सिर्फ टू सीटर थी, यानी उसमें सिर्फ दो लोग बैठ सकते थे। उन्हें गांव की ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर जाना था। इसलिए अर्जुन ने उन दोनों की तरफ देखकर कहा,
ओ यार, एक दिक्कत है। मेरी फरारी में हम तीनों नहीं जा सकते और बुलेट पर गांव तक जाना थका देने वाला होगा। इसलिए मैं एक काम करता हूँ, दूसरी गाड़ी मंगवा लेता हूँ। ये कहकर जगदीश को कॉल करने के लिए फोन निकालने लगा, लेकिन तभी समीर ने तुरंत अपनी जेब से चाबी निकाल कर कहा, अरे मेरी गाड़ी है ना भाई, हम मेरी ऑडी में चलेंगे। तो वो एसयूवी है, गांव के रास्तों पर आराम से निकल भी जाएगी। उसके बाद सुनते ही अर्जुन ने कहा, परफेक्ट। तीनों दोस्त बिना कोई समय बर्बाद किए हॉस्टल से नीचे उतरे और समीर के सफेद रंग की ओड़ी में बैठ गए। इसके बाद गांव की तरफ निकलने से पहले अर्जुन ने समीर को गाड़ी पर एक बड़े शॉपिंग मॉल की तरफ मोड़ने को कहा। हालांकि सुबह का वक्त था, लेकिन अर्जुन ने अपने वीआईपी रसूख का इस्तेमाल करके मॉल का एक बड़ा कपड़ों का शोरूम खुलवा दिया। उन्होंने कपिल के माता पिता के लिए बहुत अच्छे और महंगे कपड़े खरीदे। तनिष्का के लिए डिजाइनर सूट, चॉकलेट्स और कुछ शानदार गिफ्ट्स लिए। अर्जुन ने इस बात का खास ध्यान रखा कि कपड़े अच्छे हों, लेकिन इतने भी अमीर न दिखे कि कपिल के सीधे साधे माता पिता को कोई शक हो जाए। शॉपिंग करने के बाद उन्होंने मुंबई को पीछे छोड़ा और ओडी ने कपिल के गांव के, जो मुंबई की कुछ घंटों की दूरी पर महाराष्ट्र के एक इलाके में था, उसकी तरफ अपनी रफ्तार पकड़ ली। करीब 3 घंटे के लंबे और थका देने वाले सफर के बाद उनकी गाड़ी कपिल के गांव की कच्ची धूल भरी सड़कों पर दाखिल हुई। गांव का नजारा मुंबई की चकाचौंध से बिल्कुल अलग था। कच्चे पक्के मकान, गाय भैंसों के रंगभाने की आवाजें और सड़कों पर खेलते हुए बच्चे। समीर की चमचमाती ओडी जब उस छोटे से गांव के गलियों से गुजरी, तो गांव के लोग अपना काम छोड़कर उस बड़ी सी गाड़ी को हैरत से देखने लगे। हाँ ने रास्ता बताकर गांव को एक छोटे से पुराने और खपरेल वाले मकान के सामने रुकवाया। ये कपिल का घर था। घर की बाहर की दीवारें बारिश की वजह से सीलन खा चुकी थी। दीवारों पर एक पुरानी सी चारपाई पड़ी थी और कपिल ने हमेशा अपने दोस्तों से अपनी गरीबी नहीं छुपाई थी। और आज इस घर को देखकर अर्जुन का दिल कपिल के लिए और भी इज्जत से भर गया, जिसने उसे इतने अभाव में रहकर भी अपनी दोस्ती में कभी कमी नहीं आने दी थी। इसके बाद तीनों दोस्त गाड़ी से बाहर निकले। उनके हाथों में गिफ्ट्स भरे बैग्स थे। तभी गाड़ी की आवाज सुनकर अंदर से एक 18 साल 19 साल की लड़की बाहर आई और उसने एक साधारण सा हल्का सा घिसा हुआ सूट पहना था, लेकिन उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और मासूम सी मुस्कान थी। और तनिष्का थी, और कपिल की छोटी बहन। तनिष्का ने उन्हें देखते ही खुशी से चहक कर कहा, अरे अहान भैया, समीर भैया। और फिर उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी, जिसे वो कपिल की बातों में अर्जुन भैया के नाम से जानती थी। उसने अर्जुन के हुलिये से उसको पहचान कर कहा, अर्जुन भैया, आप लोग यहाँ इतनी सुबह सुबह?" अर्जुन ने बहुत ही प्यार से मुस्कुरा कर कहा, हाँ ना तनिष्का, हम लोग पास के ही एक शहर में किसी कॉलेज में काम से आए थे, तो सोचा अपनी इस प्यारी सी बहन से मिलते हुए चले। तनिष्का की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो दौड़कर अंदर गई और आवाज लगाकर कहा, माँ बापू देखो, बाहर कौन आया है। कपिल भैया के दोस्त आए हैं मुंबई से। कुछ ही सेकंड में एक अधेड़ उम्र के आदमी और एक कमजोर सी महिला घर के बाहर आए। उनके कपड़े बहुत ही साधारण थे। चेहरे पर मेहनत और उम्र की लकीरें थी। ये कपिल के माता पिता थे। तीनों दोस्त ने एक साथ झुककर उनके पैर छूकर कहा, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। आगे से कपिल की मां ने नम आंखों से उनके ऊपर सिर पर हाथ रखकर कहा, जीते रहो मेरे बच्चों, आओ आओ अंदर आओ। हमारा घर तो बहुत छोटा है बेटा, तुम शहर के बच्चों को यहाँ तकलीफ होगी। लेकिन तभी आगे से अर्जुन ने एक सच्चे बेटे की तरह कहा, कैसे बात कर रही हैं माँ जी, ये घर तो हमारे लिए किसी महल से कम नहीं है। आखिर ये हमारे कपिल भाई का जो घर है। इसके बाद वो सब अंदर उस छोटे से आंगन में बिछी चारपाई पर प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठ गए। तनिष्का उनके लिए तुरंत घर की बनी छाछ और गुड़ लेकर आई। तभी अर्जुन ने अपने हाथ साथ लाए हुए बैग्स आगे बढ़ाकर कहा, माँ जी, अंकल, ये कुछ छोटे से गिफ्ट्स हैं आप लोगों के लिए और तनिष्का के लिए। जब तनिष्का ने उन डिजाइनर सूट और चॉकलेट्स को देखा, तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतने सुंदर और इतने महंगे कपड़े नहीं देखे थे। उसने खुशी से चहक कर कहा, ये सब मेरे लिए है भैया। तनिष्का की खुशी और वो कांपने लगी। आगे से समीर ने हंसकर कहा, बिल्कुल, हमारी इकलौती बहन के लिए नहीं होगा तो किसके लिए होगा। वो लोग बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट कर रहे थे, ताकि उनको कोई शक न हो। वहीं कपिल के माता पिता भी उन कपड़ों को देखकर भावुक हो गए। उन्होंने नम आंखों के साथ कहा, बेटा, तुम लोगों ने इतना खर्चा क्यों किया? तुम लोग इतनी दूर से आए, यही हमारे लिए बहुत था।
तभी अर्जुन अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। उसे अब अपना असली काम याद आ गया जिसके लिए वो यहाँ आए थे। उसे निहारिका के बारे में जानकारी चाहिए थी, लेकिन वो माता पिता के सामने ये सब नहीं पूछ सकता था। अर्जुन ने तनिष्का की तरफ देखा और एक बहुत ही रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, तनिष्का, ये कपड़े तो बस ट्रेलर है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। उसकी बात सुनकर तनिष्का की आंखें और बड़ी हो गई। उसने एक्साइटेड होकर कहा, सरप्राइज? क्या क्या है भैया? अर्जुन ने गाड़ी की तरफ इशारा किया और कहा, हाँ चल मेरे साथ गाड़ी में, तुम्हारा गिफ्ट वहां रखा है। उसकी बात सुनकर तनिष्का एक्साइटेड होकर अपनी माँ की तरफ देखने लगी। आगे से माँ ने प्यार से कहा, जा बेटा जा। तनिष्का लगभग दौड़कर अर्जुन के साथ घर के बाहर गाड़ी की तरफ चल पड़ी। अहान और समीर वही माता पिता के साथ बैठे रहे ताकि उन्हें बातों में उलझाए रखे और कोई शक न होने दे। अर्जुन ने तनिष्का को ओडी के आगे वाली पैसेंजर सीट पर बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। तभी तनिष्का ने पूरी गाड़ी में इधर उधर देखकर कहा, सरप्राइज कहाँ है भैया? अर्जुन ने बहाना बनाया और गाड़ी स्टार्ट करके कहा, सरप्राइज थोड़ा बड़ा है, इसलिए हमें गाड़ी को थोड़ा गांव के बाहर लेकर जाना पड़ेगा। ये कहकर उसने ओडी को गांव की संकरी गलियों से निकालकर गांव के बाहर एक सुनसान और कच्ची सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां दूर दूर तक कोई खेत और कोई इंसान भी नहीं था। ये देखकर तनिष्का थोड़ी हैरान हुई। उसने धीरे से पूछा, भैया हम यहाँ क्यों आ गए? अर्जुन ने गाड़ी का इंजन बंद किया। उसके चेहरे पर वो मजाकिया भाई वाला भाव गायब हो गया और एक बहुत ही गंभीर लेकिन प्यार भरे बड़े भाई वाला रूप आ गया। उसने तनिष्का की तरफ मुड़कर देखा और बहुत ही सीधे स्वर में पूछा, तनिष्का, मैं तुम्हें वो सरप्राइज दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, और यह बात तुम्हारे और मेरे बीच ही रहनी चाहिए। अंकल आंटी को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तनिष्का का भोला सा चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। उसने चिंतित होकर कहा, क्या बात है अर्जुन भैया? आप मुझे डरा रहे हैं। कपिल भैया ठीक तो है ना? आगे से अर्जुन ने तसल्ली देकर कहा, कपिल बिल्कुल ठीक है, मैं बस कपिल की खुशी के लिए तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ तनिष्का। ये ये निहारिका कौन है? निहारिका का नाम सुनते ही तनिष्का के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें एकदम डर गई। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। उसकी उंगलियां उसकी कुर्ती के किनारे को घबराहट से मोड़ने लगी। अर्जुन ने तुरंत उसकी घबराहट को भांप लिया। उसने प्यार भरे स्वर में कहा, डरो मत तनिष्का, मैं कपिल का दोस्त हूँ, उसका भाई हूँ। जो भी बात है मुझे साफ साफ बताओ। तनिष्का ने एक गहरी सांस ली। अपनी रुआंसी आवाज में बताना शुरू करके कहा, भैया, निहारिका मेरी ही क्लासमेट थी। हम दोनों बचपन में एक साथ स्कूल में पढ़े थे। वो कपिल भैया को बहुत पसंद करती थी और भैया भी उसके लिए जान छिड़कते थे। निहारिका बहुत होशियार थी, इसलिए 12वीं के बाद वो पढ़ने के लिए शहर के कॉलेज में चली गई, और मैं इस गरीबी की वजह से यहाँ गांव में ही रह गई। मेरी पढ़ाई छूट गई। तनिष्का की आंखों में अपनी अधूरी पढ़ाई का दर्द भी था। तभी अर्जुन ने आगे पूछा, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आई? तनिष्का ने आवाज में अब खौफ में बदल गई। उसने डर कर कहा, प्रॉब्लम उसका परिवार है भैया। निहारिका के पापा अब इस दुनिया में नहीं है। जब वो छोटी थी तभी वो गुजर गए थे। उसके बाद उसके सगे चाचा ने उसके परिवार की जिम्मेदारी ली, लेकिन उसके चाचा वो कोई आम इंसान नहीं है अर्जुन भैया। उसकी बात सुनकर अर्जुन की आंखें सिकुड़ गई। उसने हैरान होकर कहा, कौन है उसके चाचा? तनिष्का ने डर कर उसका नाम बताकर कहा, उसके उसके चाचा मिस्टर भवानी शंकर है। वो नासिक के एक बहुत बड़े और खूंखार एमएलए हैं। पूरे नासिक में उनका राज चलता है। राजनीति से लेकर गुंडागर्दी तक सब उनके इशारे पर होता है भैया। अर्जुन का दिमाग तेजी से कैलकुलेट करने लगा। तो ये था असली खेल, एक सीधा साधा कॉलेज स्टूडेंट और एक बाहुबली विधायक। तभी तनिष्का ने आगे बताकर कहा, कुछ महीने पहले निहारिका के चाचा को कपिल भैया और निहारिका के बारे में पता चल गया था। वो निहारिका को हमारे इस गरीब घर की बहू कभी नहीं बनना देना चाहते थे। वो लोग अपनी ही बिरादरी के किसी बड़े अमीर मंत्री के बेटे से निहारिका की जबरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं। इसलिए विधायक चाचा निहारिका को इस गांव से हमेशा के लिए अपने साथ नासिक ले गए। ये कहकर तनिष्का रोने लगी। उसने सिसक कर कहा, उन्होंने जाने से पहले अपने गुंडे भेजकर कपिल भैया को बुरी तरह पीटा था। उन्होंने कपिल भैया की कनपटी पर बंदूक रखकर धमकी दी थी कि अगर उसने निहारिका की तरफ दोबारा आंख उठाकर भी देखा तो वो हमारे पूरे परिवार को जिंदा जला देंगे। अर्जुन भैया, उसके बाद क्या हुआ, निहारिका कहाँ गई, वो कपिल भैया से मिली या नहीं, ये मुझे नहीं मालूम।
लेकिन मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं वो विधायक कपिल भैया को मार ना डाले। यह कहकर तनिष्का फुट फुट कर रोने लगी। उसे लग रहा था कि शायद अर्जुन भैया इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कपिल के साथ कुछ बुरा हुआ है। उसको अर्जुन की बातों से कुछ कुछ समझ आ रहा था। तभी अर्जुन ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर तनिष्का के सिर पर रखा और उसे चुप कराकर कहा, शांत हो जा मेरी बहना, शांत हो जा। जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। आगे तनिष्का ने आंसू पोंछकर मासूमियत से कहा, वैसे भैया आप अचानक उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? अर्जुन को पता था कि अगर उसने सच बता दिया कि कपिल किडनैप हो गया है, तनिष्का सदमे में आ जाएगी। अर्जुन ने तुरंत ही मीठा और चालाकी भरा झूठ बोला। उसने मुस्कुराकर तनिष्का की नाक खींची और कहा, अरे पगली, मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मैं सोच रहा था कि क्यों न निहारिका को परमानेंट हमारी भाभी बना लिया जाए। उसकी बात सुनकर तनिष्का हैरान रह गई। उसने चौंक कर कहा, क्या? आगे से अर्जुन ने एक बड़े भाई वाले कॉन्फिडेंस से कहा, हाँ हाँ, कपिल मुझे बहुत दिनों से बता रहा था कि वो निहारिका को बहुत मिस करता है। तो मैंने सोचा कि खुद उसके परिवार से जाकर बात करूं। आखिर कपिल मेरा दोस्त है, मैं उसके लिए इतना तो कर सकता हूँ, है ना, कि उसकी शादी उसकी पसंद की लड़की से करवा दूं। उसकी बात सुनकर तनिष्का की आंखें फटी रह गई। उसने थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा, लेकिन भैया वो एमएलए हैं, उनके पास बहुत सारे गुंडे और बंदूकें हैं, आप उनसे कैसे बात करेंगे? वो आपको भी मार देंगे भैया। उसकी बात सुनकर अर्जुन के होठों पर एक बहुत ही रहस्यमयी और खतरनाक मुस्कान आ गई। उस विधायक की औकात अग्निहोत्री एम्पायर के एक मैनेजर के बराबर भी नहीं थी। इसलिए अर्जुन ने हंसकर कहा, तुम इसकी चिंता मत करो तनिष्का, तुम्हारे अर्जुन भैया के पास उन गुंडों से डील करने के कुछ अलग तरीके हैं। तुम्हें बस मुझे ये बताना है कि उनका घर नासिक में है कहाँ। तनिष्का ने मासूमियत से उस विधायक के घर का इलाका, जो भी जानकारी उसे पता थी, वो सब अर्जुन को बता दी। अर्जुन के दिमाग में अब कपिल का पूरा नक्शा और रेस्क्यू मिशन तैयार हो चुका था। अर्जुन ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और कहा, चलो अब घर चलते हैं, और गाड़ी गांव की तरफ मोड़ दी। गाड़ी वापस आकर कपिल के घर के बाहर रुकी। अर्जुन ने इंजन बंद किया और जैसे ही दरवाजा खोलकर गाड़ी से नीचे उतरने लगा, तभी तनिष्का ने पीछे से आवाज देकर कहा, भैया। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा और पूछा, हाँ बोलो। तनिष्का ने आंखें सिकोड़ी और बच्चों जैसे शिकायत लहजे में कहा, भैया मेरा सरप्राइज, आप तो मुझे बातों में लगाकर सरप्राइज देना ही भूल गए। तनिष्का की यह मौसमियत और उसका यह बचपन देखकर अर्जुन के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और सच्ची मुस्कान आ गई। मुंबई की उन मतलबी और पैसों के पीछे भागने वाली लड़कियों के बीच इस गांव की लड़की मासूमियत अर्जुन के दिल को छू गई। अर्जुन ने अपना माथा ठोंक कर कहा, ओह अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। ये कहकर अर्जुन ने अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला। उसने सुबह एटीएम और अपने बैंक से काफी सारा कैश निकलवाया था। उसने अपनी जेब से 5-5 नोटों की एक बहुत मोटी और ताजी गड्डी, जिसमें करीब 50,000 रुपए थे, वो निकाली। अर्जुन ने वो पूरी गड्डी तनिष्क के हाथ में देकर कहा, ये रहा तुम्हारा सरप्राइज, ये पैसे लो और उसके लिए अपने लिए कोई अच्छी सी शॉपिंग कर लेना, जो मन करे वो खरीदना, कोई कंजूसी मत करना। तनिष्का ने जब इतनी मोटी नोटों की गड्डी अपने हाथों में देखी तो उसके हाथ कांपने लगे। उसने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ इतने पैसे नहीं देखे थे। तनिष्का ने घबरा कर वो पैसे अर्जुन की तरफ बढ़ाकर कहा, नहीं भैया, मैं ये नहीं ले सकती, ये तो बहुत सारे पैसे हैं, माँ बापू मुझे डांटेंगे, मुझे इतने पैसों की कोई जरूरत नहीं है भैया। तनिष्का यह स्वाभिमान देखकर अर्जुन का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। यही संस्कार तो कपिल में भी थे। अर्जुन ने अपने दोनों हाथों से तनिष्का के हाथ में इतने पैसे और उसे कसकर बंद कर दिया। उसने बहुत ही इमोशनल और भारी आवाज में तनिष्का की आंखों में देखकर कहा, तनिष्का, तुमने अभी मुझे भैया कहा ना, क्या तुम मुझे सच में कपिल की तरह ही अपना सगा भाई मानती हो? आगे से तनिष्का ने तुरंत अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखकर कहा, हाँ हाँ भैया, बिल्कुल, आप कपिल भैया के दोस्त है तो आप मेरे बड़े भाई हैं। उसकी बात सुनकर आगे से अर्जुन ने बहुत ही प्यार भरे लहजे में उसे ब्लैकमेल करके कहा, तो फिर एक बड़े भाई का तोहफा कैसे ठुकराओगी? जब एक भाई अपनी छोटी बहन को कुछ देता है तो बहन उसे ना नहीं कहती। अगर तुमने ये पैसे मुझे वापस किए तो मुझे लगेगा कि तुमने मुझे अपना भाई ही नहीं माना, मैं बुरा मान जाऊंगा तनिष्का। अर्जुन के इस इमोशनल ब्लैकमेल के आगे तनिष्का की एक न चली। वो जानती थी कि अर्जुन भैया के दिल के बहुत अच्छे हैं। उसने नम आंखों से वो पैसे अपने दुपट्टे में छुपाकर भावुक होकर कहा, थैंक यू भैया, आप दुनिया के सबसे अच्छे भैया हैं। आगे से अर्जुन ने हंसकर
उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, बस अब ये रोना धोना बंद कर और अंदर चल। इसके बाद दोनों कार से उतरकर वापस आंगन में आ गए, जहां आहान, समीर और कपिल के माता पिता बातें कर रहे थे। अर्जुन ने आंगन में आते ही आहान और समीर की तरफ देखा और अपनी आंखों से उन्हें निकलने का इशारा किया। आहान और समीर भी समझ गए कि अर्जुन को जो जानकारी चाहिए थी वो मिल चुकी है और अब यहाँ से निकलने का वक्त आ गया। तभी अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, अच्छा माँ जी, अंकल जी, अब हमें इजाजत दीजिए, हमें कॉलेज वापस पहुंचना है, असाइनमेंट सबमिट करने हैं। उसकी बात सुनकर आगे से कपिल के पिता ने तुरंत खड़े होकर कहा, अरे बेटा, ऐसे कैसे? बिना खाना खाए तुम लोग कैसे जा सकते हो? तुम्हारी आंटी अंदर रोटियां सेक रही हैं। तभी समीर ने बात को संभाल कर कहा, अरे नहीं अंकल जी, खाना हम फिर कभी खा लेंगे, हमें सच में देर हो रही है। इसके बाद वो तीनों दोस्त घर के दरवाजे तक आ गए। तभी अर्जुन रुका। उसे पता था कि कपिल के पीछे इस घर की आर्थिक हालात बहुत खराब है। कपिल उन्हें पार्ट टाइम जॉब करके थोड़े बहुत पैसे भेजता था, लेकिन जब कपिल खुद लापता था तो ये बेचारे बूढ़े माता पिता गुजारा कैसे करेंगे? अर्जुन ने अपने बैग में हाथ डाला। उसने आते समय एक और बड़ा लिफाफा तैयार किया था, जिसमें पूरे 1 लाख रुपए कैश थे। अर्जुन ने वो लिफाफा निकाला और बहुत ही इज्जत के साथ उसे कपिल के माँ के कांपते हुए हाथों में रख दिया। अर्जुन ने एक बहुत ही पवित्र और सफेद झूठ बोलकर कहा, ओ माँ जी, ये पैसे कपिल ने आपके लिए भेजे हैं। कपिल की माँ ने जैसे उस लिफाफे को खोल कर देखा, उसमें 500-500 रुपए की गड्डी देखकर उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। कपिल के पिता भी उन पैसों को देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्हें अपनी और अपने बेटे की गरीबी के हालात का अच्छी तरह पता था। कपिल तो खुद मुंबई में ढाबों पर खाना खाकर पार्ट टाइम जॉब करके गुजारा करता था। इसलिए कपिल के पिता की कांपती आवाज में उसने कहा, बेटा अर्जुन, ये इतने सारे पैसे, हमारा कपिल इतने पैसे कहाँ से ला सकता है? कहीं कहीं उसने शहर में जाकर कोई गलत काम तो नहीं शुरू कर दिया? तुम लोग हमें सच सच बताओ बेटा। एक गरीब पिता का डर बिल्कुल लाजमी था। वहीं उनकी ये बात सुनकर अर्जुन ने तुरंत आगे बढ़कर उनके दोनों हाथों में अपने हाथ लिए और बहुत ही कॉन्फिडेंस और खुशी भरे अंदाज में एक खूबसूरती कहानी कर दी। अर्जुन ने हंसकर कहा, अरे नहीं अंकल जी, आप ये क्या सोच रहे हैं? आपका कपिल कोई गलत काम नहीं कर सकता। दरअसल बात यह है कि कपिल को शहर में एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत बड़ी अच्छी पार्ट टाइम नौकरी मिल गई है और वो भी बहुत अच्छी पोजीशन पर। उसकी सैलरी भी अच्छी है। अर्जुन ने उनकी आंखों में वो खुशी देखने के लिए झूठ को थोड़ा और बड़ा करके कहा, कंपनी वालों ने खुश होकर कपिल को ये बोनस और एडवांस सैलरी दी है। उसने कल ही मुझे पैसे दिए थे और कहा था कि अर्जुन, तू मेरे गांव ही जा रहा है तो ये पैसे मेरी माँ और बापू को दे देना। उसने कहा था कि अब से मेरे माँ बापू को दूसरों के खेतों में मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं। ये पैसे आप लोगों के जेब खर्च और तनिष्का की आगे की पढ़ाई के लिए है। ये सुनते ही कपिल के माता पिता की आंखों में आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। वो खुशी से आंसू थे। एक गरीब माँ बाप के लिए उनके बेटे का शहर में सक्सेसफुल होना दुनिया की सबसे बड़ी जन्नत थी। तभी कपिल की माँ ने अपने बेटे पर गर्व करके कहा, मेरा लाल, मेरा बेटा ने मेरा नाम रोशन कर दिया। कपिल की माँ लिफाफे को अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। वहीं कपिल के पिता ने अपने आंसू पोंछे अर्जुन को गले लगाकर कहा, बेटा, तुम लोग मेरे कपिल का बहुत ख्याल रखते हो। भगवान तुम तीनों की जोड़ी बनाए रखे। उनकी ये बात सुनकर अर्जुन की आंखें भी भर आई। वो अंदर से टूट रहा था कि वो ऐसे माता पिता का झूठ बोल रहा है जिनका बेटा इस वक्त मौत के साए में है। लेकिन ये झूठ उन बूढ़े लोगों की वो उम्मीद थी, वो ताकत दे रहा था जो सच जानने पर चकनाचूर हो जाती। अर्जुन ने मन ही मन एक खौफनाक कसम खाकर खुद से कहा, मैं आपके आंसुओं को कभी दुख में नहीं बदलने दूंगा माँ जी। मैं आपके कपिल को उस विधायक के चंगुल से जिंदा वापस लाऊंगा। ये मेरा वादा है। तीनों दोस्त ने एक आखिरी बार प्रणाम किया, तेज कदमों से अपनी ओडी में बैठ गए। समीर ने इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी छोटे से गांव की गलियों से बाहर मेन हाईवे की तरफ निकल पड़ी। गाड़ी के अंदर अब कोई बातचीत नहीं हो रही थी। एक बहुत ही भारी और खौफनाक सन्नाटा पसर गया था। गांव के बाहर निकलते ही अर्जुन, जो आगे वाली सीट पर बैठा था, उसने अपने चेहरे से उस संस्कारी बेटे का मोटा मुखौटा उतार फेंका। उसकी आंखों में अब सिर्फ नासिक के उस बाहुबली विधायक भवानी शंकर का नाम गूंज रहा था। अर्जुन ने अपनी ठंडी और मौत जैसी आवाज में आगे की कमांड देकर कहा, समीर, गाड़ी का स्टीयरिंग मुंबई की तरफ नहीं, नासिक की तरफ मोड़ दो। आज रात नासिक के उस विधायक को पता चलेगा कि असली बाहुबली किसे कहते हैं।
उसके बाद सुनते ही समीर ने गियर शिफ्ट किया और ऑडी 150 की स्पीड से नासिक के उस खूनी सफर की तरफ दौड़ पड़ी। गाड़ी के अंदर एक ऐसा भारी और जानलेवा सन्नाटा था जिसे चीरना किसी के बस की बात नहीं थी। अहान और समीर के चेहरों पर जहां अपने भाई कपिल को खोने का खौफ था, वहीं आगे वाली सीट पर बैठे अर्जुन की आंखों में एक ऐसी बर्फीली और खौफनाक शांति थी जो किसी बहुत बड़े बवंडर के आने से पहले होती है। अर्जुन का दिमाग अब एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम कर रहा था। उसे भी किसी हाल में कपिल को उस मौत के कुएं से बाहर निकालना था। तकरीबन 2 घंटे के रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर के बाद उनकी गाड़ी नासिक शहर की हदों में दाखिल हो गई। तनिष्का द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उन्होंने सीधा उस बाहुबली विधायक भवानी शंकर के घर का रास्ता लिया। नासिक के सबसे पोस्ट इलाके में स्थित भवानी शंकर का घर कोई घर कम और एक किले से ज्यादा लग रहा था। ऊंची ऊंची दीवारें, लोहे के भारी गेट, गेट के बाहर खड़ी काली स्कॉर्पियो गाड़ियां, घर के चारों तरफ सफेद कुर्ता पजामा पहने कमर में पिस्तौल खोसे गुंडे पहरा दे रहे थे। समीर ने ओडी को उस मैंसन के भारी गेट के कुछ दूरी पर रोक लिया। समीर ने घबरा कर कहा, भाई भाई यहाँ तो पूरी फौज खड़ी है। आगे से अर्जुन ने बहुत ही ठंडे स्वर में कहा, फौज इंसानों की होती है समीर, ये सिर्फ गीदड़ है। ये कहकर वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। हान और समीर भी उसके पीछे आ गए। तीनों सीधे उस भारी गेट की तरफ बढ़ गए। तभी गेट पर खड़े 2 हट्टे-कट्टे संतरियों ने अपनी बंदूक तान कर उनका रास्ता रोक लिया। उनके लीडर ने अर्जुन की आंखों में देखकर कहा, है रुक, कहाँ जा रहा है बे? दिखता नहीं है भवानी शंकर को घर है? अर्जुन ने उस गार्ड की आंखों में देखकर कहा, मुझे तुम्हारी आंखों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत साफ दिख रहा है। अंदर जाकर अपने मालिक से कहो, मुंबई से निहारिका के कॉलेज के कुछ दोस्त आए हैं, उन्हें एक बहुत जरूरी प्रोजेक्ट के सिलसिले में उससे मिलना है। उसकी आवाज इतनी खतरनाक थी कि गार्ड के एक हाथ पल कांप गए। वहीं गार्ड ने अर्जुन के चेहरे पर यह रौब देखा तो उसे लगा कि लड़के किसी बहुत बड़े और रसूखदार घर से हैं। उसने तुरंत अपने वॉकी टॉकी पर अंदर मैसेज दिया। कुछ ही मिनटों बाद भारी लोहे का दरवाजा खुला और उन्हें अंदर जाने की इजाजत मिल गई। घर के अंदर का नजारा किसी राजा के दरबार जैसा था। एक बहुत बड़े हॉल में जहां महंगे झूमर लटक रहे थे, एक मखमली सोफे पर भवानी शंकर बैठा था। भवानी शंकर की उम्र करीब 50 साल थी। माथे पर तिलक, बड़ी बड़ी मूछें और आंखों में एक जाहिल गुरूर। उसके आसपास 10-12 हथियार बंद आदमी खड़े थे। अर्जुन, आहार और समीर हॉल के बीचों बीच जरूर खड़े हो गए। भवानी शंकर ने अपनी पांव से लाल हो चुकी बत्तीसी दिखाकर उन तीनों को घूर कर अपनी भारी आवाज में पूछा, तो तुम लोग हो निहारिका के कॉलेज के दोस्त? क्या काम है? मेरी भतीजे की शादी होने वाली है। वो अभी इन प्रोजेक्ट में चक्करों में नहीं पड़ सकती। तभी अर्जुन ने भवानी शंकर की आंखों में देखकर सीधे मुद्दे पर आकर कहा, हम निहारिका के दोस्त हैं विधायक जी, और हमारा एक और दोस्त है कपिल। वो कल शाम से गायब है। हमें पता चला है कि वो कल आखिरी बार निहारिका के साथ था। क्या हम निहारिका से पूछ सकते हैं कि कपिल कहाँ है? कपिल का नाम सुनते ही माहौल अचानक बदल गया। भवानी शंकर के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसकी भौहें तन गई और उसके गार्ड्स ने अपनी बंदूकें अपने हाथ में तान ली। तभी भवानी शंकर ने अपनी आंखों को सिकोड़कर एक जहरीली आवाज में कहा, कपिल, यहाँ उस नाम का कोई कुत्ता नहीं आया, और मेरी भतीजी ऐसे सड़क छाप लड़कों से नहीं मिलती। लेकिन आगे से अर्जुन ने अपनी जगह पर एक चट्टान की तरह अड़ा रहा। उसने दृढ़ता से कहा, फिर भी हम निहारिका से एक बार खुद पूछना चाहते हैं। भवानी शंकर ने अर्जुन की आंखों में वो निडरता देखी तो उसे गुस्सा आ गया, लेकिन फिर भी उसने अपने एक नौकर को इशारा करके कहा, जा निहारिका को बुला कर ला। कुछ ही पलों बाद सीढ़ियों से एक लड़की नीचे उतरी। वो निहारिका थी, जिसका चेहरा पीला पड़ चुका था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। उसकी हालात किसी जिंदा लाश जैसी लग रही थी। उसे भारी भरकम डिजाइनर कपड़े पहनाए गए थे, जो बता रहे थे कि घर में शादी की तैयारी चल रही है। निहारिका ने जैसे ही अर्जुन, आहान और समीर को देखा, उसकी आंखों में एक पल के लिए उम्मीद की तेज चमक आ गई। लेकिन अगले ही पल वो चमक कर एक भयंकर खौफ में बदल गई जब उसने अपने चाचा की तरफ देखा। वो अर्जुन, समीर और हान को जानती थी, क्योंकि कपिल ने उसको अपने फोन पर उन दोनों की फोटो दिखाई थी। तभी अर्जुन ने आगे बढ़कर पूछा, निहारिका, कपिल कहाँ है? वो कल शाम तुम्हारे साथ था ना?
उसके बाद से वो लापता है। उसकी बात सुनकर निहारिका का शरीर कांपने लगा। उसने अपनी नजरें जमीन पर गड़ा ली। निहारिका ने कांपती हुई बेजान आवाज में कहा, मैं नहीं जानती। मैं किसी कपिल को नहीं जानती। मैं उससे कभी नहीं मिली। आहान और समीर को यह सुनकर बहुत तेज गुस्सा आया। आहान ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम निहारिका? कपिल तुम्हारे लिए अपनी जांव दांव पर लगाकर आया था और तुम कह रही हो कि तुम उसे नहीं जानती। लेकिन अर्जुन बहुत तेज दिमाग का इंसान था। मास्टर की ट्रेनिंग ने उसे इंसानों की आंखों को पढ़ना सिखा दिया था। अर्जुन साफ देख सकता था कि निहारिका के होठ झूठ बोल रहे, लेकिन उसकी आंखें चीख चीख कर कुछ और कह रही थी। उसकी आंखों में एक भयंकर बेबसी और खौफ था, जो सीधे भवानी शंकर की तरफ इशारा कर रहा था। अर्जुन समझ गया कि निहारिका ये सब अपने चाचा के डर से किसी की मजबूरी में कह रही है। अगर वो यहाँ और बहस करेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। तभी भवानी शंकर भी अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने अपनी कड़क आवाज में कहा, हो गया तुम्हारा सवाल जवाब? सुन लिया मेरी भतीजी ने क्या कहा। अब अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो अभी के अभी मेरे घर से दफा हो जाओ, वरना मुंबई वापस जाने के लिए तुम्हारे शरीर में हड्डियां नहीं बचेंगी। उसकी ये धमकी सुनकर अर्जुन ने अपने दोस्तों को बहुत ही शांत स्वर में कहा, चलो आहान समीर, लगता है हमें कोई गलतफहमी हो गई थी। उसकी बात सुनकर आहान और समीर हैरान थे कि अर्जुन इतनी आसानी से हार कैसे मान रहा है। लेकिन वो अर्जुन के इशारे को समझकर पीछे मुड़ गए। तो वो तीनों दरवाजे की तरफ वापस जाने लगे। जैसे ही अर्जुन निहारिका के पास से गुजरा, निहारिका ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करने का नाटक किया। पलक झपकते ही बहुत ही चालाकी से उसने अपनी मुट्ठी से एक छोटी सी कागज की पर्ची अर्जुन के जूतों के पास फेंक दी। यह हरकत इतनी सफाई से हुआ कि भवानी शंकर और उसके गुंडों को कुछ भनक नहीं लगी। लेकिन अर्जुन की तेज नजरों ने उसे देख लिया। अर्जुन ने अपने जूतों के फीते बांधने का नाटक किया और नीचे झुककर उस पर्ची को अपनी हथेली में उठा लिया। तीनों दोस्त बिना पूछे मुड़े उस खौफनाक घर से बाहर निकल गए। मैंशन के भारी दरवाजे बंद होते ही अर्जुन तेज कदमों से गाड़ी की तरफ बढ़ा। तभी समीर ने गुस्से में कहा, भाई तूने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? वो झूठ बोल रही थी। अर्जुन ने गाड़ी के पीछे छुपकर अपनी मुट्ठी खोलकर कहा, मुझे पता है वो झूठ बोल रही थी। उसका सच इस पर्चे में है। अर्जुन ने उस तुड़ी मुड़ी पर्ची को खोला। उसने कांपते हाथों से जल्दबाजी में कुछ लाइनें लिखी हुई थी। डेंजर, कपिल की जान बहुत खतरे में है। मेरे चाचा ने उसे कल रात ही पकड़ लिया था। उसे अपने किसी गुप्त गोदाम में बांध कर रखा है। अगर मैंने तुम लोगों को सच बताया या शादी से मना किया तो ये लोग तुरंत कपिल को जान से मार डालेंगे। इसलिए मुझे ये शादी करनी ही होगी। जब मुझे कल रात वापस कपिल से बात करने का एक मौका मिला था तो उसने मुझसे कहा था, मेरे दोस्त अर्जुन, आहान और समीर मुझे ढूंढते हुए वापस आएंगे। मेरा अर्जुन मुझे पताल से भी निकाल लाएगा। प्लीज अर्जुन, अब तुम लोग उसे बचा सकते हो। वो आज रात मुझे लेकर शादी के लिए फार्म हाउस जा रहे हैं। ये पर्ची पढ़ते ही अर्जुन के शरीर का सारा खून खोल उठा। उसके चेहरे की नसें तन गई, आंखें अंगारे की तरह उठ गई। वहीं आहान पर्ची पढ़कर चीख पड़ा। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, हरामखोर भवानी शंकर, उसने हमारे भाई को बंधक बना रखा है। अर्जुन, हमें अभी अंदर जाना चाहिए और उस विधायक को गोलियों से भून देना चाहिए। अर्जुन ने तुरंत उसे रोककर कहा, नहीं आहान, अपना दिमाग शांत रख। तूने पढ़ा नहीं? अगर हमने अभी अंदर जाकर कोई तमाशा किया तो भवानी शंकर का एक फोन कॉल जाएगा और कपिल वहीं गोदाम में मार जाएगा। हमें नहीं पता कि कपिल को कहाँ रखा गया है। उसकी बात सुनकर आगे से समीर ने हताश होकर पूछा, तो फिर अब हम क्या करें भाई? क्या ऐसे ही वापस चले जाएं? उसकी बात के जवाब में अर्जुन ने पर्ची को फाड़कर हवा में उड़ाकर कहा, वापस तो हम मुंबई में जाएंगे दोस्त, लेकिन कपिल को साथ लेकर। लेकिन कपिल को जिंदा निकालने के लिए हमें एक सॉलिड प्लान बनाना पड़ा। हमें भवानी शंकर के उस फार्म हाउस का पता लगाना होगा जहां वो आज रात जाने वाले हैं। अभी हमारा यहाँ से निकलना ही सही है। अर्जुन शांति और दिमाग से काम ले रहा था। वो जानता था कि गुस्से से काम बिगड़ सकता है। इसलिए तीनों दोस्त ओड़ी की तरफ बढ़े। अर्जुन का दिमाग अब एक भयंकर युद्ध की रूपरेखा तैयार कर रहा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि भवानी शंकर भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। जैसे ही अर्जुन, आहान और समीर ओडी के पास पहुंचे, उन्होंने गाड़ी के दरवाजे खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। अचानक उस शांत और वीआईपी सड़क के दोनों तरफ भारी बूटों की आवाजें आने लगी। सड़क के दोनों सिरों पर जो गाड़ियां खड़ी थी उनके दरवाजे खुले और उनमें से एक एक करके 15 से 20 हट्टे कट्टे खूंखार और जानलेवा गुंडे बाहर निकले।
इन गुंडों के हाथों में कोई बंदूक नहीं थी, बल्कि लोहे के रोड, खून से सने हुए हॉकी स्टिक्स और भारी बेसबॉल बैट थे। उनके चेहरों पर एक शैतानी मुस्कान थी। पलक झपकते ही उन 20 गुंडों ने समीर की ओढ़ी और उन तीनों दोस्तों को चारों तरफ से घेर लिया। वो लोग अपनी हॉकी स्टिक्स को सड़क पर घसीटकर आगे बढ़ रहे थे, जिससे सड़क पर चिंगारियां उठ रही थी। ये देखकर समीर घबरा गया। उसने हड़बड़ा कर कहा, क्या क्या हो रहा है ये? गुंडों के बीच से एक लंबा, चेहरे पर कट के निशान के साथ उनका लीडर आगे आया। उसने अपने कंधे पर बेसबॉल बैट रखा हुआ था। पान थूक कर बोला, शहरी चूजो, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तुम्हें क्या लगा विधायक भवानी शंकर के घर में घुसकर उनके भतीजे से मिलकर तुम लोग इतनी आसानी से मुंबई वापस लौट जाओगे? विधायक जी को पहले ही शक हो गया था कि तुम लोग कपिल के कुत्ते हो। उनका ऑर्डर है, हम इन तीनों को यहीं इसी सड़क पर इतना मारो कि इनकी हड्डियां वापस मुंबई जाने लायक ना बचे, और फिर इन्हें भी उसी गोदाम में डाल दो जहां इनका वो चौथा दोस्त तड़प रहा है। ये सुनते ही अहान और समीर के पसीने छूट गए। 20 खूंखार गुंडे जिनके हाथों में हथियार थे, वो निहत्थे थे। अहान ने पीछे हटकर कहा, भाई भाई हम तो फंस गए। लेकिन अर्जुन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हटा। अर्जुन के चेहरे पर वो खौफ नहीं था। इसके विपरीत उसके चेहरे पर एक बहुत ही भयानक और खून की प्यासी मुस्कान आ गई। अर्जुन ने मन ही मन में सोचा, मुझे अंदर भवानी शंकर का सिर फोड़ने का मौका नहीं मिला तो क्या हुआ? अपना गुस्सा शांत करने के लिए मुझे 20 बकरे तो मिल गए। अर्जुन ने बहुत ही शांति से अपनी जैकेट उतारी और उसे ऑडी के बोनेट पर रख दिया। उसने अपने शर्ट के कफ को मोड़ना शुरू किया। उसकी आंखों में अब मास्टर का वो राक्षस जाग चुका था, जिसे दया करना नहीं आता था। अर्जुन ने बिना पूछे मुड़े कहा, हां समीर, तुम दोनों गाड़ी के पीछे ही रहना, बीच में मत आना, ये मेरी लड़ाई है। उसने एक ऐसी खौफनाक और भारी आवाज में ऑर्डर दिया कि दोनों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। तभी समीर ने चिल्लाकर कहा, लेकिन अर्जुन, वो 20 हैं। आगे से अर्जुन ने अपने गर्दन के दोनों तरफ को मोड़कर उसे चटका लिया, जिसे क्रैक की आवाज आई। उसने कड़क आवाज में कहा, 20 हो या 200, आज ये सब अपनी चिता पर लेटेंगे। उसके बाद सुनते ही आगे से लीडर गुस्से ने हंसकर अपने आदमियों को इशारा करके कहा, अरे मारो इस साले को, इसकी अकड़ अभी निकाल दो। उसका ऑर्डर पाते ही 3 हट्टे कट्टे गुंडे हवा में लोहे की रोड और हॉकी स्टिक्स लहराकर एक साथ अर्जुन की तरफ दौड़े। उन्होंने पूरी ताकत से अर्जुन के सिर और पसलियों पर वार किया, लेकिन अर्जुन वहां खड़ा नहीं था। मास्टर की तकनीक ने उसे तेज बना दिया था। अर्जुन ने पलक झपकते ही अपने घुटने को मोड़ा। हवा में लहराती हुई उस लोहे की रोड के नीचे से फिसल गया। इससे पहले कि वो गुंडा समझ पाता कि अर्जुन कहाँ गया, अर्जुन ने अपने दाएं पैर से पूरी ताकत को घुमाया और एक भयंकर स्वीप किक उस गुंडे के दोनों घुटनों पर दे मारी। कड़ाक! गुंडे के दोनों घुटने एक साथ टूट गए। वो दर्दनाक चीख के साथ मुंह के बल सड़क पर जा गिरा। उसी पल दूसरे गुंडे ने हॉकी स्टिक से अर्जुन के पीठ पर वार करना चाहा। अर्जुन बिना पीछे देखे अपने कोहनी को पीछे की तरफ इतने जबरदस्त वेग से मारा कि वो सीधा उस गुंडे की पसलियों में जाकर धंस गई। क्रैक! उसकी 3 पसलियां टूटकर उसके फेफड़े में चुभ गई और वो खून थूक कर दूर जा गिरा। तीसरे गुंडे ने बेसबॉल बैट अर्जुन के चेहरे पर घुमाया। आगे से अर्जुन ने अपना बायां हाथ उठाया और उस भारी बेसबॉल बैट के वार को अपनी नंगी कलाई से ब्लॉक कर दिया। बैट की आवाज ऐसे आई जैसे वो किसी लोहे के खंभे से टकराया गया हो। अर्जुन को रत्ती भर भी दर्द नहीं हुआ। अगले ही सेकंड अर्जुन ने उस गुंडे का बैट पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा और अपना घुटना उसके चेहरे पर दे मारा। गुंडे की नाक की हड्डी चकनाचूर हो गई और वो वहीं पर बेहोश हो गया। महज 10 सेकंड और 3 खूंखार गुंडे जमीन पर तड़प रहे थे। यह नजारा देखकर बाकी के 17 गुंडे की आंखें फटी रह गई। लीडर का पान मुंह से गिर गया। उसने घबरा कर कहा, ये कोई आम लड़का नहीं है, इसे एक साथ घेरो, इसे जिंदा मत छोड़ना। अब सारे गुंडे एक साथ भेड़ियों के झुंड की तरह अर्जुन पर टूट पड़े। लेकिन अर्जुन अब लड़ नहीं रहा था। वो एक कला का प्रदर्शन कर रहा था। वो मौत का नंगा नाच कर रहा था। तभी एक गुंडे ने अर्जुन के सिर पर रोड मारनी चाहिए। अर्जुन ने हवा में छलांग लगाई और उस गुंडे के कंधों पर अपने पैर रखे और शानदार फ्लाइंग स्टिक दूसरे गुंडे के जबड़े पर जड़ दिया। खचाक! जबड़ा टूट कर लटक गया। इसके बाद अर्जुन नीचे उतरा। उसने पास से पड़े एक मरे हुए गुंडे के हाथ से स्टील की रोड उठा ली। अब अर्जुन के हाथ में हथियार था और वो किसी साक्षात यमराज की तरह लग रहा था।
स्टाक स्टाक स्टाक। शेर की रोड हवा में बिजली की तरह चमक रही थी। अर्जुन का हर वार इतना सटीक और जानलेवा था कि वो सीधे शरीर के कमजोर हिस्सों पर पड़ रहा था। किसी की कॉलर बोन टूट गई तो किसी का हाथ उल्टी दिशा में मुड़ गया, किसी की पिंडली फट गई। खून के छींटे मुंबई की उस ओडी कार और नासिक की उस सड़क को लाल कर रहे थे। गुंडों की चीख, हड्डियां टूटने की कड़कड़ाती आवाज, अर्जुन की खौफनाक खामोशी, यह दृश्य देखकर अहान और समीर के पसीने छूट गए। वो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि अर्जुन कभी कॉलेज में एक शांत और सीधा लड़का हुआ करता था और वो आज किसी खूंखार मार्शल आर्ट मशीन में बदल चुका था। सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट के खूनी तांडव के बाद नासिक की उस सड़क पर सन्नाटा छा गया। वो 19 गुंडों जो कुछ देर पहले अर्जुन की जान लेने के लिए आए थे, अब वो तड़प रहे थे। कोई अपने टूटे हुए हाथ को पकड़कर रो रहा था तो कोई दर्द के मारे बेहोश हो चुका था। किसी के मुंह से खून के फव्वारे फूट पड़े थे। सड़क पर अब सिर्फ 2 लोग खड़े थे। एक वो लोडर जिसके हाथों में खौफ के मारे उसका बेसबॉल बैट छूट कर गिर चुका था। उसकी पैंट गीली हो चुकी थी। उसके पैर ऐसे कांप रहे थे जैसे भूकंप आ गया हो। और दूसरा था अर्जुन। अर्जुन ने सफेद शर्ट पर उसके खून के छींटे लगे। उसकी सांसें बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे कोई मेहनत का काम ही न किया हो। उसने अपने हाथ में पकड़े स्टील की रोड को जमीन पर फेंका और रोड की आवाज सुनकर लीडर उछल पड़ा। अर्जुन धीरे धीरे चलकर उस लीडर के पास आया। लीडर पीछे हटता हुआ ओडी के बोनट से जा टकराया। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। लीडर ने हाथ जोड़कर रोकर कहा, मुझे माफ कर दे भाई, मुझे नहीं पता था कि तू कौन है, मुझे मत मारना। अर्जुन ने बहुत ही शांति से अपना हाथ बढ़ाया और उस लीडर की गर्दन को अपनी फुलादी मुट्ठी में जकड़ लिया। उसने लीडर को हवा में उठाया। लीडर के पैर जमीन से उठ गए और सांस लेने के लिए छटपटाने लगा। अब क्या करेगा अर्जुन उस लीडर के साथ? क्या लीडर उसे वो असली रास्ता बता देगा जहां कपिल बंद था? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी द साइलेंट मिलेनियर के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें।